आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। इस बाजार में अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी हम मौजूद हैं। वहाँ पर भी अपने सवाल हम तक आप पहुँचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मार्केट का ही चेक ले लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन बाजार में कमजोरी हावी है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। निफ्टी में इस वक्त हम देख रहे हैं कि करीब करीब 30 अंकों की गिरावट है। हल्की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। इस वक्त देखिए हरे निशान में आ चुका है बैंक निफ्टी और करीब करीब 60 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो निचले स्तरों से एक रिकवरी जरूर आई है। लेकिन यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आज बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं ऑटो, सरकारी, बैंक और रियल्टी। ये बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। वहीं दबाव दिख रहा है आज ऑयल एंड गैस, मेटल स्पेस से और पावर। ये सब स्टॉक्स हैं जो कि आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज का टॉप परफॉर्मर है आयशर मोटर्स। शानदार नतीजे, रिकॉर्ड लेवल्स, रिकॉर्ड बिक्री के आंकड़े देखने को मिले, जिसके बाद हम 5-6% की तेजी इस स्टॉक में देख रहे हैं। और उसके चलते बाकी ऑटो स्टॉक्स भी देखिए शानदार तेजी आज दिखा रहे हैं। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, आज ऑटो पैक में काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और एक्सिस बैंक भी ऊपर है। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो बीपीसीएल, हिंडाल्को, डिवीज लैब, पावर ग्रिड और डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स में आज दबाव दिखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग मामला बराबरी का ही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर जो है वो तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन से बराबर का है। निफ्टी और बैंक निफ्टी इस वक्त रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब बाजार बंद होते होते हम देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम कैसा रहता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट खबर का रुख करते हैं और गो फर्स्ट जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। गो फर्स्ट को कर्ज देने वाले बैंक अपने कर्ज की रकम के बदले में प्रोविजन करेंगे। तो बैंकिंग जिनका भी एक्सपोजर है यहाँ पर, जिसमें कि आईडीबीआई बैंक और कैनरा बैंक जैसे बैंकों की बात की जा रही थी, इनका एक्सपोजर है इस पर। और गो फर्स्ट पर बैंकों का करीब 6,500 करोड़ रुपए का बकाया है। ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अगले 3-4 तिमाहियों तक बैंक प्रोविजनिंग करेंगे। अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अंकुर बताइए और क्या जानकारी है आपके पास इससे जुड़ी? जी हाँ, गो फर्स्ट लेंडर्स का अगर कुल कर्ज की बात करें तो ये 6,521 करोड़ रुपए आंका गया है अभी तक। हालांकि अभी जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया चलेगी उसमें फिर से सारे जितने ड्यूज हैं वो मंगवाए जाएंगे और ये फिर से नापा जाएगा कि आखिर कर्ज सिर्फ इतना ही है या इससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंकों का रुख यही रहेगा कि वो 100% प्रोविजनिंग करना चाहेंगे अपने एक्सपोजर का। मतलब ये जो 6,500 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है बैंकों का, इसका 100% प्रोविजनिंग होगी। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? सूत्र हमें बता रहे हैं कि 16 मई को बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आने वाले हैं और वहां पर इसका अनाउंसमेंट पक्के तौर पर हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि जो इसका लायबिलिटी है, जो हिट है, वो 4 क्वार्टर तक इसको स्प्रेड कर दिया जाए। मतलब यही है कि अगर 1,300 करोड़ रुपए एक क्वार्टर में ना लेके 4 क्वार्टर में इसको विभाजित करके जो प्रोविजनिंग हिट है वो ली जाए। लेकिन सभी बैंक आगे आप देखेंगे कि एक एक करके प्रोविजनिंग अनाउंस करेंगे। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, आईडीबीआई बैंक की बात करें तो इन्होंने अपने तिमाही नतीजे पहले ही घोषित कर दिए हैं। तो जब जून तिमाही में ये अकाउंट ऑफिशियली एनपीए हो जाएगा तब बाकी बैंक भी प्रोविजनिंग यहाँ पे अनाउंस कर सकते हैं। बिल्कुल अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये बहुत अहम देखिए डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आने के पहले हम देख सकते हैं कि उनके नतीजों में गो फर्स्ट के सामने वो एक प्रोविजनिंग कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का करीब 1,300 करोड़ का एक्सपोजर है। तो इकट्ठा एक क्वार्टर में नहीं, लेकिन जैसा कि अंकुर बता रहे थे कि धीरे धीरे जो भी एक्सपोजर है उसके सामने वो प्रोविजनिंग करेंगे। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई बैंक जैसे कुछ बड़े बैंक हैं जहाँ पर कि उनका ज़्यादातर एक्सपोजर गो फर्स्ट में है।
तो ये एक अहम जानकारी आपके लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे 16 मई को आने वाले हैं और उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। और हमारे साथ सुमित मूलचंदानी जुड़ चुके हैं और रवि सिंह भी मौजूद हैं हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन रवि अब आपसे समझना चाहेंगे, अभी आपने खबर सुनी गो फर्स्ट में जिन भी बैंकों का एक्सपोजर है मेजर, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक, अब खबर आ रही है कि वो एनपीए हो सकता है अकाउंट और उसके सामने हम भारी प्रोविजनिंग करेंगे। ये जो सरकारी बैंकों में हमने देखा था कि एक तेजी का दौर चढ़ा था, यूफोरिया बन चुका था इन सब में, अब कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें भी बढ़ते हुए नजर आ रही है और हम मुनाफा वसूली भी काफी जगह देख रहे हैं। इस पूरे स्पेस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? गो फर्स्ट को लेकर जो एक्सपोजर है इन 3 बैंकों की अगर अहम बात करें तो क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, मुझे लगता है पूजा जी की जो छोटे मझोले जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप के बैंक हैं, या फिर ये कहें कि जो आप सरकारी छोटे बैंकों को देख रहे हैं, इनके और नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिले हैं और इसी वजह से इन स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली लोअर लेवल से देखने को मिली है। बट अगर इस समय अगर सिर्फ इसके एक्सपोजर को यहाँ पर देखते हैं गो फर्स्ट के, तो थोड़ा सा जरूर इम्पैक्ट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि बैंक उनको संभालने के लिए तैयार है और वो काफी हद तक प्रोविजनिंग की बात कर रहे हैं और एनपीए अगर टोटल देखा जाए तो बैंकों ने लगभग जो परसेंटेज एनपीए है उसको यहाँ पर शो किया है। तो मुझे लगता है कि एक टेम्परेरी इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई चेंज शुरू हो जाती है या फिर एक दो ऐसे बड़े कस्टमर इस तरीके से डिफॉल्ट की और न्यूज आती है, तब ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अभी मुझे लगता है थोड़ा इम्पैक्ट रिजल्ट के कंपैरिजन में या फिर जो इस समय बैंक के प्रॉफिट्स चल रहे हैं उसको देखें तो काफी हद तक एक छोटा अमाउंट नजर आता है। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर नहीं है और वैसे भी अंकुर बता भी रहे थे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बाकी सारे क्वार्टर में। बट बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कमेंट्री क्या आती है उनके नतीजों के दौरान, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं आपके सवाल पर। और सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता ही रहेगा। और इस बीच इंस्टाग्राम पर हमें सवाल भेजा है बेंगलुरु से, राधा जी का सवाल है, सोना BLW है इनके पास, 100 शेयर्स 440 पर लिया हुआ है, फिलहाल तो इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है इस स्टॉक में और हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों में अच्छी तेजी भी थी, करीब 7% की तेजी भी इस स्टॉक में देखने को मिली थी सोना BLW के शेयर में। और अब खबर भी आ रही है कि MSCI इंडेक्स में भी ये स्टॉक शामिल होने जा रहा है। सुबह काफी अच्छी तेजी थी, करीब 3 से 5% की तेजी थी सोना कॉमस्टार में, लेकिन अब थोड़ा मुनाफा वसूली थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर सुमित आप राय दीजिए, सोना BLW में क्या करें? फिलहाल तो इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, अभी भी होल्ड करना चाहिए इन्हें? सुमित आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। रवि आप सजेस्ट करिए सोना BLW पर क्या करें? ये तो अब इंडेक्स में भी शामिल होने वाला है, इस खबर के चलते हमने तेजी देखी थी, अभी थोड़ा नीचे आ चुका है ये स्टॉक, बट अब आगे के लिए भी बने रहना चाहिए इन्हें इस शेयर में? अब बिल्कुल पूजा जी, जिस हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम आया है, ऑटो एक्सिलरी के सारे स्टॉक्स में एक जंप देखने को मिल रहा है, कंपनी यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है 545 का जो लेवल है, और आपने जो सुबह एक बार को गैप ओपनिंग देखी थी 570 के पास की, वो लेवल्स वापस अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। 580 के आसपास तक आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे खासे इनको रिटर्न मिलेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें, क्योंकि आगे वीकेंड है तो प्रॉफिट बुकिंग करके समझदारी है, थोड़ा सा पार्टी भी करना जरूरी है। और यहाँ पर अभी स्टॉक फिलहाल अप ट्रेंड में है। तो फिलहाल स्टॉक अप ट्रेंड में है और अभी भी आप और तेजी के लिए बने रह सकते हैं इस शेयर पे। अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें पंजाब से हमारे साथ संदीप जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी संदीप जी अपना सवाल पूछिए। हेलो, मैं बीपी शर्मा बोल रहा हूँ विदिशा से मैडम। ओके, माफ कीजिएगा, थोड़ी टेक्निकल यहाँ पर दिक्कत हो गई थी। जी अपना सवाल पूछिए सर, किस स्टॉक पर होल्डिंग है आपकी? मैं बीपी शर्मा बोल रहा हूँ विदिशा से।
जी शर्मा जी, बोलिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा 136 शेयर्स है मेरे पास रिलैक्सो फूड के 1041 पे। 1041 पे रिलैक्सो फुटवेयर के शेयर्स है आपके पास। Yes, ठीक है, yes. इनको तो क्या करना है, आप रखना है, कितना long समय term दे सकते planning हैं है। आप इस स्टॉक को? मैं दे सकता हूँ मैडम 2 से 3 साल। ऑलराइट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश विदिशा से बीपी शर्मा हमारे साथ जुड़े थे। माफ कीजिएगा, थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें हो गई थी यहाँ पर। रिलैक्सो फुटवेयर के स्टॉक है इनके पास। इनकी खरीद 1041 की है और इस वक्त 904 पर कारोबार कर रहा है, तो नुकसान है। और क्योंकि शेयर की संख्या भी काफी ज्यादा है, इसलिए 18,000 के आसपास का नुकसान भी इनको हो रहा है। रवि, आप ही सजेस्ट करिए, रिलैक्सो फुटवेयर में क्या करें? इस स्टॉक ने 760 रुपए से बॉटम बनाया है और शर्मा जी ने थोड़े से ऊपरी लेवल पर खरीदे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा समय दीजिए। और अगर थोड़ा सा 136 शेयर है, कुछ अगर एवरेज कर सके 20 25 50 शेयर और खरीद सकते हैं तो बिल्कुल खरीद लीजिए। 1080 यानी कि आपका जो टारगेट बाइंग प्राइस है 1040, उससे तो 1080 तक ये जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ भी चल रहा है। टेक्निकल चार्ट पर तो आपको बॉटम आउट बोट आई यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अपवर्ड मोमेंटम काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। पैनिक मत होइए, समय दीजिए, प्रॉफिट आएगा। 850 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। स्टॉक बहुत अच्छा है, अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है और आपका व्यू भी लंबा है, 2 से 3 साल का व्यू भी है आपका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं और भी तेजी के लिए। अगला सवाल हमें फेसबुक पर भेजा है कुलवंत सिंह जी का सवाल है, ये दिल्ली से है ये, और इन्होंने सवाल भेजा है टाटा कंज्यूमर पर। 5300 शेयर इन्होंने 153 पर लिया हुआ था, काफी पहले की खरीद है इनकी और काफी अच्छा मुनाफा भी इनको हो रहा है। इस वक्त 786 पर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। अगर चार्ट्स पर देखें ये लेवल तो 2015-16 के आसपास की मुझे लग रहा है इनकी होल्डिंग होगी। शानदार गेन, क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली हुई थी इन्होंने, समय दिया इस स्टॉक को, काफी उतार चढ़ाव भी इन्होंने आई एम श्योर देखे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर बिग पिक्चर फायदे में ही है टाटा कंज्यूमर। तो पहले जो कुलवंत सिंह जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इतने शानदार गेन्स के लिए। जब ऐसे दर्शक का सवाल आता है तो हम भी थोड़ी देर सोचते हैं कि इनको क्या सजेस्ट करें, और इनसे बात भी नहीं हो पा रही है हमारी, तो व्यू भी इनका क्लियर नहीं है कि अब ये क्या करना चाह रहे हैं स्टॉक में। बट सुमित, टाटा कंज्यूमर देखिए फंडामेंटल तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है। चार्ट्स पर लेवल्स बताइए। इस वक्त 786 के पास कारोबार कर रहा है, अभी भी बने रहे स्टॉक में? जी बिल्कुल। पहले तो देखिए, काफी कम रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक के ऊपर एक बिलीव रख के उसको होल्ड करते हैं, तो बिल्कुल इज वन ऑफ द बेस्ट। तो बिल्कुल मैं बोलूंगा अभी भी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। देखिए टेक्निकली अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो है करीबन 800 का। तो यहाँ पे 800 के ऊपर अगर वीकली ब्रेकआउट आता है तो बिल्कुल स्टॉक अपना न्यू हाई की तरफ जाएगा। अगर आप देखें तो फ्लैग एंड पोल वीकली में भी बनने के चांसेस है और ब्रेकआउट आने के। तो अगर यहाँ पे और होल्डिंग इनका पीरियड है तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि 787 करंट मार्केट प्राइस है, वीकली क्लोजिंग अबव द 800, ये स्टॉक 1000 तक जा सकता है। तो बिल्कुल आप इसे होल्ड कीजिए। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह किसी को रखना भी है तो बिलो द लेवल्स ऑफ 740 ये आप एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अदरवाइज आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। ठीक है, तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस चाहे तो लगा लीजिए, अदरवाइज आप बिल्कुल आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप होल्ड करके रख सकते हैं अभी भी। अगला सवाल हमें फेसबुक पर आया है आगरा से, श्याम सुंदर जी का सवाल है और इन्होंने वरुण बेवरेजेस पर अपना सवाल पूछा हुआ है। 100 शेयर 750 पर लिया, यहाँ पर भी इनको मुनाफा काफी अच्छा हो रहा है स्टॉक में। 750 पर लिया था और अब देखिए स्टॉक धीरे धीरे करके 1500 के ऊपर अब आ चुका है। शानदार गेंस हैं। और सुबह हमारी स्टॉक के बारे में अगर थोड़ी और जानकारी दे आपको, तो सुबह हमारी समीर अरोड़ा जी से भी बात हो रही थी। उन्होंने भी कहा था कि वरुण बेवरेजेस को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, 2019 से होल्ड कर रहे हैं और काफ़ी सारी खबरें हुई, काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए, इसके चलते वरुण बेवरेजेस में
शानदार गेन देखने को मिले। तो एफएमसीजी स्पेस में अगर बात करें तो वरुण बेवरेजेस उन्हें भी अच्छा लग रहा था। वो बाइट हम आपको आगे सुनवाने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर देखिए 80,000 के आसपास का मुनाफा भी हो रहा है इस स्टॉक में। आपका क्या व्यू बन रहा है रवि, वरुण बेवरेजेस पर अभी भी होल्ड करें स्टॉक को? देखिए पूजा जी, 3 महीने में 23%, एक साल में 121%, 3 साल में देखें तो 450%, और अगर 5 साल से किसी ने होल्ड कर रखा है तो 650% का रिटर्न देने वाला ये एक दिग्गज स्टॉक है। और अभी भी एफएमसीजी काउंटर और इन सभी पूरे सेक्टर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी पॉजिटिव है। 18% से ऊपर की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और अब नंबर्स की बात कर ले तो वरुण बेवरेजेस काफी स्ट्रांग नंबर्स पर यहाँ पर सस्टेन भी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। एक टारगेट जरूर सजेस्ट करूंगा, 1800 के टारगेट तक ये जा सकता है। अब इनकी बात कर लेते हैं। देखिए मैं हमेशा मार्केट में ये कहता हूँ कि पहला कि जब भी आपका 100% रिटर्न मिल रहा हो, यानी कि आपका पैसा डबल हो रहा हो, तो हमेशा जो कोर इन्वेस्टमेंट मनी है उसको बाहर निकाल के दूसरे स्टॉक की तरफ शिफ्टिंग की जा सकती है। और अगर जरूरत है पैसे की तो जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो स्ट्रैटेजी आपको मैंने बता दी है। 1800 का टारगेट तक जा सकता है, लेकिन मूलधन खासतौर से जो बेस मनी आपने लगाया था उसको बाहर निकाल लीजिए, दूसरे स्टॉक्स में भी उनको पुट किया जा सकता है। ओके, तो वरुण बेवरेजेस 1800 के लेवल के टारगेट यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं और होल्ड रखिए वरुण बेवरेजेस को। ये राय रवि की तरफ से। इंटरेस्टिंग है, अभी थोड़ी देर में हमें एफएमसीजी कंपनियों पर सवाल भी आए और ये दर्शा रहा है कि अगर आपकी क्वालिटी कंपनियों में होल्डिंग है तो फिर यहाँ पर आपको फ़ायदा भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बने रहते हैं तो। और एफएमसीजी कंपनियों ने काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा कर दिया निवेशकों को। टाटा कंज्यूमर्स, अभी एक दर्शक का सवाल आया, वरुण बेवरेजेस, ये सभी कंपनियां हैं, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। और अब फेसबुक पर हमें सतीश जी का सवाल आया है। रेमंड है इनके पास, 50 शेयर्स 1264 पर इन्होंने लिया हुआ था और यहाँ पर भी इनको अच्छा गेन हो रहा है। काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली। हाल फिलहाल में रेमंड खबरों में भी था और करीब 17,000 के आसपास का मुनाफा इनको स्टॉक में हो रहा है। सुमित, आपकी राय रेमंड पर? देखिए बिल्कुल, अभी रिसेंटली फॉल के बाद स्टॉक ने काफी अच्छा बाउंस बैक दिया है और काफी स्पीडी बाउंस बैक दिया है। तो अभी भी जो है ये एक सिर्फ कंसोलिडेशन मोड में है, जो एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो होता है। बिल्कुल जो मूव है, मोमेंटम है, वो पॉजिटिव है। बिल्कुल आप होल्ड रखिए। लेवल्स काफी नीचे में इनका बाय है। अगर ट्रेलिंग एक स्टॉप लॉस मुझे मेंटेन करना है तो वो करीबन 1450 के नीचे का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन होल्ड। प्रीवियस लास्ट वीक आप देखिए स्टॉक ने एक न्यू हाई बनाया था और अभी भी मोमेंटम वही कंटिन्यू रहेगा। जो नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज अराउंड 1880। ठीक है, तो ये राय है रेमंड पर। चलिए सबसे बड़ी खबर का सबसे बड़ा इवेंट है जिस पर कि आज हमारी नजर होगी। अदानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई को लेकर क्या कुछ अहम बातें हैं जिस पर कि हमें नजर रखनी है, अब तक क्या कुछ हो चुका है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आज इस आउटकम में निकल कर आ सकता है, सुनवाई में निकल कर आ सकती हैं, इस पर पूरी डिटेल अपडेट लेकर हमारे साथ सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सुमित, बताइए। सुप्रीम कोर्ट में आज ये बड़ा फैसला आने वाला है। ये केस काफ़ी बड़ा है अदानी और हिंडनबर्ग को लेकर। सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है उसने ये एक याचिका दायर की थी कि उसको पूरी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाए। सो इस पर आज सुनवाई हो सकती है। इंपॉर्टेंट पिटिशंस और भी आ सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में। कॉज लिस्ट से पता लगता है कि ये 3 जजेस की बेंच है। सीजेआई चंद्रचूड़ इसको हेड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सुनवाई होगी और देखते हैं किस तरह का फैसला आता है या नहीं आता या टाला जाता है। ये सब देखने की आज बात होगी। 3 बजे ये सुनवाई होने की संभावना है। दूसरी बात ये कि एक पैनल फॉर्म किया गया था जिसमें 6 जजेस के पैनल को ये बताना था कि क्या और सुझाव हो सकते हैं कि पूरा जो मामला है, जैसे शेयर मार्केट्स को लेकर और शेयर धारकों के हितों को लेकर, उसको कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए। इस सब को लेकर भी रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये रिकमेंडेशंस भी देखने की ज़रूरत होगी कि क्या रिकमेंडेशंस हैं ये। जब हिंडनबर्ग और अदानी का पूरा मामला आया था कि अदानी के शेयर्स गिर रहे थे और
शेयरधारकों को बहुत नुकसान हो रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेबी को मार्केट के नियमों को देखता है कि ये पूरा एक तरीके से 2 महीने के अंदर नियम बनाए कि कैसे शेयरधारकों का पैसा ऐसे ना लुटे और आगे जाकर देखा जाए साथ में कि कुछ खामियां तो नहीं थी इसमें। इस सबको सेबी ने देखना था 2 महीने में, पर अब वो 6 महीने चाहता है इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी तरफ जो दूसरा एक्सपर्ट पैनल बना था वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुका है। ये सब देखना आज दोपहर तक बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या इसमें फैसला आता है या क्या आगे का पूरा जो है वो दायरा निकलता है, कि आगे की दिशा क्या निकलती है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एक अहम इवेंट होने वाला है, ये सुनवाई होगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी फिलहाल सेबी ने 6 महीने की और मोहलत मांगी थी इस जांच को पूरा करने में, और एक्सपर्ट पैनल ने अपनी जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी वो सौंप चुके हैं। तो अब देखना होगा क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निकल कर आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करता है हमारे एक और खास सेगमेंट का, मार्केट गपशप। बाजार से जुड़ी हल्की फुल्की बातों को बहुत ही दिलचस्प अंदाज में बताने के लिए आज फिर से हम लेकर आ गए हैं मार्केट गपशप, और आज बात होगी ऑटो सेक्टर की। पूरी दुनिया ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले फ्यूल से कम पोल्यूशन फैलाने वाले फ्यूल की तरफ बढ़ रही है, और भारत भी इससे अलग नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया है कि 2027 तक बड़े शहरों में डीजल वाहनों पर रोक लगा दी जाए। वहीं 2035 तक सभी परंपरागत 2 और 3 व्हीलर्स पर रोक लगा दी जाए। हालांकि अभी ये सिफारिशें ही हैं, लेकिन अगर ये सिफारिशें अमल में लाई जाती हैं तो ऑटो सेक्टर पर इसका क्या असर होगा, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज इस मार्केट गपशप के लिए मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी शरद दुबे, साथ ही आगे गौरांग शाह भी जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मार्केट गपशप की, डीजल पर ड्रामा। तो डीजल पर ड्रामा काफी फोकस में है ये खबर। बहुत सारे लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उनकी जो डीजल कार गैराज में खड़ी है या फिर घर के बाहर खड़ी है, क्या वो जल्द ही बेकार होने वाली है। बहुत चर्चा गर्म है। शरद, बहुत आपके पास तो डीजल कार नहीं कहीं? जी बिल्कुल, मेरे घर में एक एसयूवी है जो डीजल पे चलती है, और ये महिंद्रा की गाड़ी है, और हमने बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी काम रहती है हाईवेज़ में, तो डीजल का तो हमारा बहुत खपत होता है। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है, और मोस्ट ऑफ द जो बाइज आप देख रहे हैं एसयूवीज़ में वो डीजल के ही रहते हैं गाड़ी के। एक काम करते हैं शरद, सिलसिलेवार ढंग से ये जो खबर क्या आई है उसका असर क्या होगा, डीजल अगर कारें हैं तो आपको क्या करना है, कंपनियों के लिए कैसी ये खबर है, और अगर डीजल कारें अगर रिप्लेस की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से या फिर जो गैस पर चलने वाली गाड़ियां हैं, तो किन कंपनियों के लिए मौका बनेगा, किन कंपनियों के लिए खबर नेगेटिव होगी, इसको जरा समझाते हैं आज। जी बिल्कुल, 2027 का जो ये ओवरऑल एक रिपोर्ट आया है, हालांकि एक्सेप्टेड नहीं हुआ है सेंटर से, थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ। जो बड़े शहर है जिनका 10 लाख से ज़्यादा का पॉपुलेशन है, वहाँ पे जो है ये लागू हो सकती है, जहाँ पे डीजल की फेज आउट होगी। अब 10 लाख वाले शहर आप देख, 10 लाख वाले में तो सभी तो सारे शहर आ जाएंगे। आप ले लीजिए कोई भी शहर टियर 2 टियर 3 तो 10 लाख के ऊपर ही आ रहे हैं। तो मोरलेस कह रहे हैं कि 70 से 80% अर्बन एरियाज कवर हो जाने वाले हैं इससे। और इसके अलावा 2027 तक का टारगेट है। हाँ, 2027 का टारगेट है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो आइस होता है, जो इंटरनल कंबशन इंजन जिस चीज को कहते हैं हम लोग, जिसमें 2 व्हीलर रहता है, 3 व्हीलर रहता है, उसका भी फेज आउट अब स्टार्ट होने वाला है। आइस हालांकि ये खबर गर्म, लेकिन उसमें भी शरद ने आइस निकाल लिया। आज शुक्रवार का दिन भी है, लेकिन आईसी यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, आंतरिक दहन इंजन उसको हम हिंदी में बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो भी पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, उनसे जो गाड़ियां चल रही हैं, यानी कि वो फ्यूल जाके जिस इंजन के जरिए बर्न हो रहा है और उसके जरिए एनर्जी क्रिएट हो रही है, उन सारे के सारे इंजन्स को फेज आउट करने का प्लान है। करेक्ट? जी बिल्कुल। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि हमारा जो पीक डिमांड होता है इस रिपोर्ट में, 2040 में पेट्रोल और डीजल का पीक डिमांड रहेगा। अब पीक डिमांड के बाद क्या होगा, यूसेज में आपके CNGs आएंगे, आपके EVs आएंगे, तो इस पे गवर्नमेंट फोकस करने वाले हैं। और ऑफकोर्स याद रखिए, भारत में भी जो है प्रदूषण जो है, हम लोग बहुत नेट एमिशन करते हैं सारे पोल्यूशन लेवल्स को, और नेचुरल गैस में भी जो है लगभग 7% अभी कंट्रीब्यूशन आता है टोटल कार इंडस्ट्री में, उसको गवर्नमेंट चाहती है 15% बढ़ाए। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका ESG का जो है एंगल देखने मिल रहा है।
शरद, सवाल उठता है ये है कि देखिए अभी तो बहुत सारी कंपनियां BS6 नॉर्म्स के लिए या फिर उसके आगे के जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई करने के लिए उनके हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए तैयारी कर रही थी, काफ़ी पैसे भी खर्च कर रही थी। तो ये इंडस्ट्री के लिए काफ़ी नेगेटिव नहीं हो गया? जी बिल्कुल, और याद रखिए जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऑफ रेवेन्यू आता है कमर्शियल व्हीकल से आता है। आपके ट्रक्स ले लीजिए, बस ले लीजिए, और सारे जो टैक्सीज आ रहे हैं वो ले लीजिए। इसमें भी ना आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑलरेडी BS6 के इंटीग्रेशन में काम कर रहे हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आप अपना बिजनेस मॉडल कैसे चेंज करेंगे? तो एक टाइप से फार्मर्स जो होते हैं, जो उनके इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो भी डीजल पे बहुत हाईली डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारे लॉबीज में भी जो ऑफकोर्स थोड़ी सी निराशा ज़रूर है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन वो पूरी बिजनेस मॉडल चेंज नहीं कर सकते। तो इस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस और इश्यूज रेज हो सकते हैं। हाँ, इशू है। हालांकि अभी ये सिर्फ सिफारिश है, लेकिन क्या पता सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने का मन बना ले। हालांकि जो टाइमलाइन है 5 साल बाद की अभी से है, शायद अभी थोड़ा सा दूर है। हालांकि मतलब इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब हमारी अंकुर आई थिंक किससे बात हो रही थी, प्रकाश से बातचीत हो रही थी और सुमित से बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये बताया कि जो ऑलरेडी पेट्रोलियम कंपनियों से ऑटो कंपनीज मिल रही हैं, अब पहले क्या किया जाएगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की जाएगी, एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद इस पर सरकार कोई फैसला लेगी। लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ा भविष्य में देखें अगर, तो दूर की ज़रूर कौड़ी लगती है, लेकिन दुनिया भर में जिस तरह से इन बदलावों को लेकर प्रक्रिया तेज़ हो गई है, तमाम ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि अब धीरे धीरे पारंपरिक जो फॉसिल फ्यूल जिसको कहते हैं, जिसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं हिंदी में, उनसे आगे बढ़कर अब इलेक्ट्रिक पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गैस पर उस तरफ बढ़ जाए। जी बिल्कुल अभिषेक, और आपने सही कहा कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो ऑलरेडी अपने लॉज और लेजिस्लेशंस को ऑलरेडी आगे बढ़ा रहे हैं। आप नॉर्वे ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे अपने लॉज अब निकाल लिए हैं जहाँ पे ईवी ट्रांजिशन होगा। और हाल ही में कार्बन टैक्स का भी बातचीत चल रहा है जब एक्सपोर्ट को लेके होने वाला है। तो आप देख रहे हैं ESG फोकस स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमीज में बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो उसका एक जो है स्पिल ओवर इफेक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी में भी आता है। कौन कौन से देश हैं जो कि ये कानून लागू कर चुके हैं? कौन से ऐसे देश हैं जहां पर ये अभी इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं? और क्या इसमें एशियन कंट्रीज भी हैं क्या? जी बिल्कुल एशियन कंट्रीज है, और आपको लगेगा जो है आश्चर्यजनक नाम है, चाइना आता है। उसके अलावा जो है ऑफ कोर्स बेल्जियम और जापान में भी जो है लेजिस्लेशंस पास हो रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन एज अ होल भी एक डिसीजन ले रहा है। तो ऑफ कोर्स इंडिया भी जो है इस चीज़ को जो है लॉ के जो चेंजेस हो रही है उसको हमने भी जो है बारीकी से हम लोग देख रहे हैं, उसे ट्रैक कर रहे हैं। पर हमारे जो डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स है उनसे बातचीत करेंगे तब जाके और क्लैरिटी आने वाला है। ठीक है, तो इस पर अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में चाइना भी, जापान भी इस चीज़ को लेकर कार्रवाई शुरू कर चुका है। अब वहाँ पर ये डिस्कशन चर्चा में आ गई है। लेकिन शरद ये बताइए कि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि डीजल गाड़ियाँ हट जाएंगी, पेट्रोल गाड़ियाँ हट जाएंगी, ये नौबत आई क्यों और ये चर्चा वाकई जोर क्यों पकड़ रही है? आखिर दुनिया भर के जो देश हैं, आखिर क्या पोल्यूशन जो घटाने का मकसद है, कार्बन न्यूट्रल होने की बातचीत चल रही है, यानी कि कार्बन एमिशन को घटाया जाए, क्या भारत में इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, 50% का वो आंकड़ा है। और उस पर जो है गवर्नमेंट ने भी जो है एक बहुत लॉन्ग टर्म टारगेट दिया है कि जो नेट ज़ीरो जो आप कार्बन कमीशन होता है वो 2070 तक होगा। तो कहानी तो लंबा है, लेकिन ऑफ कोर्स जो है जो गाइडेंस आया है उस बेसिस पे देखा जाए तो उस पर कट करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बनने वाले हैं अभिषेक। लेकिन अभिषेक इसमें जो है बहुत सारे जो है इम्पैक्ट्स जो है देखने वाले हैं कि 2030 के भी कुछ टारगेट्स आए हैं। इस आंकड़ों के बारे में बता देता हूँ। जो EV सेल्स पेनिट्रेशन एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट का, तो अभिषेक 70% कमर्शियल कार्स में एक्सपेक्टेशन है कि EV सेगमेंट में आए, उसमें 40% बसेस के हों और 80% सोचिए इतना ज़्यादा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पे फोकस करेगा। हम हमेशा गाड़ी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप देखिए 2 और 3 व्हीलर का आंकड़ा 80% का टारगेट है। और हाल ही में इतने सारे कंपनीज जो है उनकी EV आर्म्स आ रहे हैं, वो अभी अनलिस्टेड स्पेस में कुछ है, बड़े दिग्गज कंपनी जैसे कि टाटा हुआ, TVS हुआ। तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है और अभी इनिशियल फंडिंग चल रहा है। शरद, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, वो ये कि जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, भले ही हमारा भी कार्बन एमिशन का जो लेवल है ज़्यादा है काफ़ी, दुनिया में शायद चौथे नंबर पर हम हैं, अमेरिका, चाइना, EU के बाद भारत चौथे नंबर पे है। लेकिन वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, EV को लेकर एक्सेप्टेंस है। हमारे यहाँ तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही सवाल है अभी तो। जी बिल्कुल, और मतलब कि सिर्फ डेवलप्ड सिटीज़ में या बहुत कम टियर 2 सिटीज़ में मैंने एक्चुअली खुद जाके EV चार्जर देखा है। तो अगर हमारा पूरा सेटअप ही नहीं हुआ है तो हम कलकत्ता में है क्या? जी बिल्कुल, कलकत्ता में थोड़े खुले, लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा खुले, और हमारे ऑफिस के पास में ही EV चार्जर हमारे पार्किंग में भी है। लेकिन ये डेवलप हो रहा है। आप मुंबई में जहाँ खड़े हैं ना, ये सिर्फ भारत नहीं,
ये दुनिया के सबसे प्राइम लोकेशंस में एक है। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा अगर महंगे रियल एस्टेट की अब आप बात करेंगे, टॉप 10 में तो आता ही है। टॉप 10 में क्या, टॉप 5 में आ जाएगा ये। जी बिल्कुल। नरीमन पॉइंट, लोअर परेल, बीकेसी, ये वो इलाके हैं जहां पर रेंटल इनकम या फिर अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने जाते हैं अगर, तो मतलब सोच से परे है वो तो। जी बिल्कुल। तो हमें तुलना शायद मुंबई से बाकी शहरों के भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी 5 साल बाद का ये रोड मैप है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर है कि क्या हम तैयार हैं एज ए इकोनॉमी, एज अ मार्केट, क्या भारत तैयार है डीजल पेट्रोल गाड़ियों को फेज आउट करने के लिए? भले ही हालांकि 2035 की डेडलाइन पेट्रोल वाले के लिए है। जी बिल्कुल, पेट्रोल वाले के लिए भी है और जो कह सकते हैं 3 व्हीलर्स के लिए भी है, सबके लिए सेगमेंट्स है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि सिर्फ ईवी के लिए नहीं है, सीएनजी पे भी जो है ट्रांजिशन रहेगा। अब ये ट्रांजिशन पीरियड जो गवर्नमेंट ने कही है लगभग 10 से लेकर 15 साल तक की होने वाली है। ये रिपोर्ट का जो है सजेशन आया है। ठीक है, 10 से 15 साल। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने ये सजेशंस दिए हैं सरकार को। अब सरकार के पाले में गेंद है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स उनसे चर्चा की जाएगी, आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। और अगर आम सहमति बन जाती है तो वो कंपनियां, खासतौर से खैर इसमें बस ट्रक बनाने वाली कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स जैसी, महिंद्रा जैसी भी कंपनी है, जहां पर उनके तमाम जो एसयूवीज हैं वो डीजल वाले ज्यादा हैं। लगभग 80% महिंद्रा ग्रुप का है। 15 मारुति तो अभी अब नहीं बना रहा है डीजल कार्स। पहले समझ लिया, जापान पहले की कंपनी समझ लिया था। जी बिल्कुल। मारुति उसमें जुड़ा जरूर है लेकिन वो सुजुकी है दरअसल। जी बिल्कुल, पर उनका फोकस सीएनजी में बहुत स्ट्रांग है, तो उस पे जो है आगे फोकस रहेगा। तो डीजल की जो वेरिएंट्स है वो फेज आउट हो चुकी है। और उसका एक रीजन शरद ये भी है, डीजल को फेज आउट करने के पीछे एक वजह ये भी थी कि डीजल और पेट्रोल के प्राइस में आप फर्क देखेंगे तो पहले एक बड़ा ह्यूज गैप होता था, करीब होता था। करेक्ट। हाँ, 25-30%, 40% तक भाव में फर्क होता था। 10 से 15% ₹10 के आसपास का फर्क होता है। जी बिल्कुल। लेकिन ठीक है, इससे डायनामिक्स कितने चेंज हो जाएंगे ऑटो इंडस्ट्री के? अगर आपके पास ऑटो स्टॉक्स हैं या फिर कोई ऑटोमोबाइल है, कोई कार, कोई गाड़ी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा इसको समझते हैं। और किन कंपनियों के लिए यहाँ से मौके अब बन जाएंगे, खासतौर से जो ईवी वाली कंपनीज है जहां पर ऑलरेडी हम काफी ज्यादा एक्शन देख भी रहे हैं, या फिर वो कंपनियां जहां पर ईवी का पोर्टफोलियो अच्छा है, जिन्होंने थोड़ी सी लीड ले रखी है, जैसे कि टाटा मोटर्स ही। अब क्या भविष्य के लिए आपको उन पर नजर रखनी चाहिए? क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए थोड़ी सी चुनौती बढ़ जाएगी? ये तमाम मुद्दे समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह, आज के हमारे खास मेहमान। आज मार्केट गपशप करेंगे, हम गूढ़ बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में आपको ये तमाम चीजें समझाएंगे और समझेंगे खुद भी। गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका मार्केट गपशप में। आपने ये प्रस्ताव पढ़ा, क्या कैसा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो अभी मैं आपकी और आपके सहयोगी की बातें भी सुन रहा था। देखिए, एक चीज ये है कि परिवर्तन और बदलाव कभी थमता नहीं है, ये निरंतर आगे बढ़ता जाता है। और जिस प्रकार से पहले इसी क्षेत्र, ऑटो क्षेत्र को लेकर के चिंता हो रही थी, क्योंकि हमने माइग्रेट किया था BS4 से सीधा BS6 के तरफ, तभी भी बहुत सारे प्रश्न उठे थे। और सरकार की जिस तरीके से योजना है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, तो जाहिर है आपको नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा और उसके तरफ आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे, अगर आपको पर्यावरण को प्रदूषण से सुरक्षित रखना है और आने वाली पीढ़ियों को एक जीवन जीने के लिए अच्छा दुरुस्त माहौल देना है। अब ये एक व्हाइट पेपर है जो कमेटी ने सिफारिश की है सरकार को। ये व्हाइट पेपर पे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आगे जाकर के बात की जाएगी। और हमने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है आइस यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तरफ। और पिछले साल या 2 साल में अगर आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रजिस्ट्री का आंकड़ा देखें तो बहुत बड़ा आंकड़ा आया है सामने। और मुझे लग रहा है कि अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और CNG पर चलने वाली गाड़ियों, लेकिन एक और कदम सरकार ने आगे बढ़ाया, वो है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान देगा प्रदूषण को नीचे लाने के लिए। अब ये कितना जल्द लागू होता है उसके पहले मेरे ख्याल से सरकार को संज्ञान में ये लेना पड़ेगा कि आप
इस बदलाव को लेकर के अपनी नीतियों में क्या बदलाव करते हैं। अब एक उदाहरण दे देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चर्चा हो रही है, लेकिन अगर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वहां पर कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन काफी धीमी गति से। ऑलमोस्ट 70% ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारे देश में वो रोड से होता है और ट्रक्स चलती हैं डीजल के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़ाते हैं, और खास करके शहर के बाहर हाईवेज, एक्सप्रेसवेज वगैरह में आप किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इस बहुत बड़े कदम को की तरफ जाने के लिए आपको नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि जीएसटी के तहत जो भी पुर्जे लगते हैं किसी भी वाहन में, उनकी दरें काफी ऊपर है। तो वहां पर भी आपको बदलाव करना पड़ेगा ताकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए और उपभोक्ता ऑल्टरनेटिव ग्रीन व्हीकल्स के तरफ जाए और उसको खरीदें। गौरांग, तो क्या हम मान के चलें, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं कि चार्जिंग इंफ्रा को लेकर अभी बड़ी समस्याएं हैं, आबादी के लिहाज से हम दुनिया के सबसे बड़े देश बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं, क्योंकि हम तो दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, हमें शायद कहीं कहीं दिख जाते हैं चार्जिंग स्टेशंस। सोसाइटीज़ अब इस मॉडल पर काम करने लगी हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के भीतर चार्जिंग इंफ्रा को डेवलप किया जाए। तो ये 5 साल का जो समय की बातचीत चल रही है, आपको लगता है कि अचीवेबल है? ये मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, कोशिश, हर एक चीज की शुरुआत करना जरूरी है। अगर आप शुरुआत नहीं करते तो आप अपने जो लक्ष्य है उसके तरफ पहुंच नहीं पाएंगे। मैं भी ये मानता हूं कि 5 साल में जो समय सीमा है वो थोड़ी कम है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन आप कह लीजिए फ्रॉम आइस इंजन्स टू इलेक्ट्रिक और गैस ड्रिवन और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले जो वाहन होंगे, वहां तक जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ढांचा खड़ा करना है हमें, और काफी कुछ काम करना अभी भी बाकी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कंपनियां इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं वो अपने R&D को लेकर के किस तरफ आगे बढ़ते हैं और उनको कितने सफलता मिलती है, क्योंकि ये सब एक समीकरण है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। काफी सारे लोग वो की नौकरियां यहाँ पर है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको एक ऑल्टरनेटिव नेक्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, तो आपको नीतियों में बहुत बड़े बड़े बदलाव करना पड़ेंगे और एक बहुत ही सक्षम और मजबूत ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है 5 साल समय सीमा थोड़ी कम है, शायद इसको आगे थोड़ा बहुत और धकेल दिया जाएगा। ठीक है, तो गौरांग की बातों का लब्बुलुआब ये है कि जो उन्होंने शुरू में कहा कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, आप इसको थाम नहीं सकते हैं, और उस परिवर्तन की तरफ हम बढ़ गए हैं ऑटो सेक्टर में अगर हम बात करें, क्योंकि निश्चित तौर पर दुनिया एक मंच पर आ गई है अब इस चीज़ को लेकर कि नहीं, कार्बन एमिशन को घटाया जाए, प्रदूषण को कम किया जाए, और उसके लिए जो भी ज़रूरी कदम हैं वो उठाने शुरू हो गए हैं। तो 5 साल समय ज़रूर कम है, शायद थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन शुरुआत शरद हो गई है। ये जी बिल्कुल, शुरुआत शरद हो गई है, और कहीं ना कहीं लोग भी जैसे जैसे सुनेंगे वैसे वैसे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। देखिए, गौरंग ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि H2 जो हाइड्रोजन होती है उस पे जो है ग्रोथ देखने वाले हैं। और हमने जो है हाईवेज़ में हम थोड़े ट्रैवल किए थे वीकेंड्स में, और देखे थे रिलायंस और BP के जो चार्जिंग स्टेशंस हैं एक्सप्रेसवेज में दिखने लगे हैं। टाटा मोटर्स के शहर में भी चार्जिंग स्टेशंस दिखने लगे हैं। तो इनिशियल वर्क जो है, ग्राउंड वर्क होता है, वो अब शुरू हो रहा है, तो हमें दिखने लगी है। एक चैनल चेक कर लेते हैं गौरांग जी से, क्योंकि गौरांग सर की जो पर्सनालिटी है ना, देख के लगता है कि SUV चलाते होंगे। और जी बिल्कुल, और लॉन्ग ड्राइव तो पक्का करते होंगे। गौरांग सर, आप भी थोड़े टेंशन में हैं क्या कि अगर डीजल कार हट गई, कहीं आपके पास कोई बड़ी वाली SUV तो नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल टेंशन में नहीं है, और मेरे ख्याल से हर एक नागरिक को योगदान देना चाहिए और सरकार को सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम और आप अगर जो नीतियां बदलती है उसका स्वागत नहीं करते तो मेरे ख्याल से सफलता मिलने में बहुत मुश्किल होगी। हाँ, हमारे पास भी एक SUV है और डीजल ड्रिवन है, लेकिन देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं, और परिवर्तन अगर होता है तो हमें उस परिवर्तन को दोनों हाथों से स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो परिवर्तन का दोनों हाथों स्वागत करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर हम सहमत हैं। और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको एक छोटे से दायरे में हमें बांध के नहीं देखना चाहिए। सिर्फ ऑटो सेक्टर या फिर देश की इकोनॉमी में ऑटो सेक्टर का योगदान थोड़ा सा बहुत ही वृहद मुद्दा है, ये पूरी दुनिया से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए गौरांग सर, अगर यहाँ से बदलाव की शुरुआत हो भी रही है तो कंपनियां जो है ना वो ज़्यादा आगे की सोचती हैं, हम शायद जितना सोचते हैं उनसे कहीं आगे का वो सोच के चलती हैं।
आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी बेटर प्रिपेयर्ड है, अगर जो भी ट्रांजिशन होना है गैस कंजम्पशन बढ़ाकर सीएनजी वाली गाड़ियों पर, या फिर उसके आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर जो चर्चा चल रही है, कंपनियां उसमें एज लेने की कोशिश कर भी रही हैं। टाटा मोटर्स ने धड़ाधड़ कई सारे लॉन्चेस किए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम लिस्टेड कंपनियों की बात करें भारत में, किन कंपनियों के पास एज है और किन कंपनियों पर इस लिहाज से फोकस करके चलना चाहिए? तो पहले तो ये बता देता हूं कि सभी वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियों ने बहुत ही बड़े कदम लिए हैं अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर के, और हमने काफी कुछ खबरें भी सुनी है। टीवीएस मोटर ने एक जेवी किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, एमएनएम ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी उसी तरफ कदम बढ़ाए हैं। टाटा मोटर बहुत बड़ा मेरे ख्याल से इनका मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो ऑलमोस्ट 70% नेक्सॉन का मार्केट शेयर है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। टिगोर को लेकर के नए लॉन्चेस है वगैरह वगैरह। तो हमें लग रहा है टाटा मोटर, एमएनएम, ये जो पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली गाड़ियां हैं इंक्लूडिंग मारुति, बहुत बड़ा निवेश कर रही है। टू व्हीलर्स में भी अगर आप देखें तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियां ये भी निवेश कर रहे हैं। और खास करके मेरा मुद्दा एक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा परसेंटेज है हमारे देश में, जहां तक माल सामान का आवागमन होता है, ऑलमोस्ट 70-75% रोड से ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक बहुत अहम भूमिका होगी उन सभी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियों की आगे जाकर के किस तरीके से R&D। मिसाल के तौर पर आप अशोक लेलैंड ले लीजिए, टाटा मोटर्स बनाती है कमर्शियल व्हीकल, आइशर मोटर्स बनाती है, एमएनएम कमर्शियल व्हीकल बनाती है। तो ये क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन, ऑल्टरनेटिव क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल जैसे कि सीएनजी है, ऑलरेडी काफी कुछ कदम आगे बढ़े, और मुझे लग रहा है ये सभी कंपनियां सक्षम है और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हुए कदम लगाए। और गौरंग सर, आपसे एक सवाल है कि हमने तो बात की ऑटोमोबाइल सेगमेंट को लेके, लेकिन जो आपकी जो होती है ऑटो एंसिलरी स्पेस जो ईवी सेगमेंट में जो है डील करती है, जैसे कि सोना कॉमस्टार हुआ, उनो मिंडा हुआ, संबंधरा मदरसन हो, तो यहाँ पे जो लगता है कि दो तरह से जो नज़र आता है, एक आता है ग्लोबल डिमांड को सप्लाई करना, एक आता है डोमेस्टिक का जो मार्केट है। तो इस नज़रिए से आपको क्या लगता है ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो ईवी थीम में कैसे प्लेस्ड है, और इसमें आपको कौन सा लगता है स्टॉक अच्छा हो सकता है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और एक बहुत ही अहम कड़ी है, क्योंकि हम ये मानते हैं जियोजित में कि ऑटो एंसिलरी, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ओईएम सेगमेंट कंपनीज, ये चारों के बगैर ऑटो क्षेत्र अधूरा है। अगर और सरकार की, अगर आपको ध्यान होगा, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले एयरबैग्स और एबीएस ब्रेक्स एक बहुत बड़ा फीचर होता था कोई भी वाहन में, और कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करती थी। सरकार की तरफ से नीति आई है कि आपको एक सक्षम, मजबूत और सुरक्षित वाहन बनाना है, और आपको सभी फीचर्स ऑर्डर करने हैं, आई थिंक बेस मॉडल से लेकर के हाई एंड मॉडल तक। बॉश जैसी कंपनियां हैं, महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव जैसी कंपनियां हैं, उनो मिंडा जैसी कंपनियां हैं, टायर मैन्युफैक्चर, बिकॉज बिना टायर के तो आप कोई भी वाहन नहीं चला सकते, आप साइकिल भी नहीं चला सकते। बैटरी, आप कोई भी प्रकार के फ्यूल ले लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी एक हार्ट ऑफ द इंजन होता है और हार्ट ऑफ द व्हीकल होता है। तो ये सभी मेरे ख्याल से एक समीकरण बनता है, और इनका भी योगदान मेरे ख्याल से बहुत जरूरी होगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे आने वाले समय में ये सब कंपनियां जो कि बहुत अहम और सुरक्षित पुर्जे बनाती हैं एक सुरक्षित वाहन बनाने के लिए, ये भी अपने R&D में बहुत बड़ा निवेश करते हुए नजर आए। जी ठीक है, गौरांग सर से जानेंगे कि ऑटो स्टॉक्स में उनको पसंद क्या है। फाइनल अगर हम उनसे 3-4 स्टॉक्स पूछेंगे टू व्हीलर और फोर व्हीलर में, लेकिन शरद एक बहुत ही मतलब ना मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। आप ये देखिए, कम से कम मुझे लगता है कि देश में इस वक्त 500 से ज़्यादा टू व्हीलर, ईवी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं। बहुत ऐसे से नाम है जो हमने सुने नहीं है। एड्रेस इलेक्ट्रिक, एफटेक मोटर्स, एमओ मोबिलिटी, ऑटोमैक्स, अयान, ये नाम हमने सुना नहीं है, बट ये बिक रहे हैं स्कूटर। जी बिल्कुल, और ग्रीव्स कॉटन भी एम्पियर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ग्रीव्स बहुत कॉटन सारे भी है। नाम आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे नाम है। तो और देश सिर्फ कार में नहीं चलता है, बहुत एक बड़ी तादाद है, इनफैक्ट ज्यादातर भारत तो चलता है टू व्हीलर में, भारत टू व्हीलर चलता है। जी बिल्कुल, एक जमाना था बजाज का, हमारा बजाज, वहां से जो सफर शुरू हुआ, अब वो टू व्हीलर चलता है, और उसमें भी फैंसी ऑप्शंस लोगों के पास हैं। लेकिन गौरांग सर, आपसे बस आखिरी सवाल ये होगा हमारा, मान लीजिए इन तमाम बदलावों के मद्देनजर किसी को अगर ऑटो सेक्टर में निवेश करना है और अपना नजरिया रखना अगला 10 साल का, तो आपके हिसाब से टू व्हीलर में कौन से स्टॉक्स होंगे, फोर व्हीलर में कौन से होंगे, आप जरा ये बता दिए ताकि लोग अपनी प्लानिंग अभी से कर लें।
तो उस पर जवाब देने से पहले, उत्तर देने से पहले, मुझे पता नहीं था हम ये शो करने वाले आज। कल मैं आप ही के चैनल से जुड़ा था सुबह के शो में, फंडा पिक्स में, और मैंने एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का निवेश की राय दी थी, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये भी कमर्शियल व्हीकल्स में, बसेस वगैरह में आप देखते होंगे, आप जब सड़कों पे मुसाफरी करते हैं काफी सारी बसेस इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की होती है। तो ये एक नाम है। पैसेंजर व्हीकल में हमें पसंद आता है टाटा मोटर M&M, टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो और TVS मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड, हाई एंड प्रीमियम मोटरसाइकिल में और कमर्शियल व्हीकल में आपको देखना है तो आयशर मोटर्स। कल आंकड़े आए थे, मेरे ख्याल से बहुत ही हमारी उम्मीद से बहुत ही बेहतर आंकड़े थे। और अगर आपको ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट्स में ध्यान देना है तो मेरे ख्याल से एस्कॉर्ट्स कुबोटा। तो ये पूरा वाहन की कैटेगरी के आधार पर ये हमारी पसंद होगी। और ऑटो एंसिलरी में तो हमने मेरे ख्याल से नाम ले लिया, महिंद्रा CI ऑटोमोटिव, बॉश जैसी कंपनियां, उनोमिंडा जैसी कंपनियां हैं। टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हमें अपोलो टायर सबसे ज्यादा पसंद आता है, और बैटरी सेगमेंट में एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमरा राजा बैटरी। तो ये पूर्ण समीकरण है ऑटो एंसिलरी। ठीक है, तो बहुत सारी दिग्गज कंपनियां हैं जो कि एज ले चुकी हैं और सारे के सारे नाम गौरांग सर ने गिना दिए। ईजी हो गया शरद? जी बिल्कुल, पूरी तरह हमने जो है दिखाया कि डीजल का बैन का क्या सेटअप हुआ है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ग्लोबली क्या हुआ, और लास्ट में जो है गौरंग जी ने पिक्स भी दिए हैं हमारे ऑडियंस के लिए। तो एक पूरी तरह दिखा, ड्रामा चल रहा था, उस ड्रामे को हमने डिकोड किया, समझाया लोगों को कि आखिर आपके लिए इन डेवलपमेंट्स के मायने क्या हैं, कितने ये फीजिबल हैं, सरकार कब तक इस पर फैसला ले सकती है, कितना संभव है, ये बदलाव होके रहेंगे। और गौरांग जी सही कह रहे हैं कि बदलाव के हिसाब से अपने आप को इस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा समय के हिसाब से, और इस हिसाब से सरकार के जो कदम होने वाले हैं, कौन सी ऑटो कंपनियां अपने आप को उस दिशा में ढालने की कोशिश कर रही हैं, उसकी भी सारी की सारी लिस्ट शेयर कर दी हमने। ठीक है, मार्केट गपशप के इस एडिशन को यहीं पर समेटेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए स्वदेश के साथ। नमस्कार।